बेटा ही अगला राजा बने। चंद्र कंवर का जो बेटा हुआ था उसका नाम था माधो सिंह। क्या नाम था? माधो सिंह। तो हिसाब तो यह कहता है कि आमेर का अगला राजा कौन बनना चाहिए? माधो सिंह। पर सवाई जय सिंह ने अपनी दूसरी रानी और थी, उसका नाम था सूरज कंवर। क्या नाम था? चांद वाले को बेटा, चांद वाले बेटे को राजा क्यों बनाए? सूरज वाले को बना दे। और सूरज का जो बेटा था उनका नाम था ईश्वरी सिंह। क्या नाम था? ईश्वरी सिंह। तो अगला राजा किसको बना दिया? ईश्वरी सिंह। तो बाद में इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। कौन कौन से दोनों भाइयों में? है ना, जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष होता है माधो सिंह और ईश्वरी सिंह में। कारण कि देबारी समझौता कहता है राजा कौन होना चाहिए? माधो सिंह। पर सवाई जय सिंह ने किसको बना दिया था? ईश्वरी सिंह। एक ही लाइन लिख लो, फिर अपने आगे पढ़ेंगे। तो सामाजिक सुधार हो गए, अलग से एक लाइन लिखो। अब अगला हेडिंग डाल लो, ईश्वरी सिंह। अब ऑब्वियस सी बात है, एक बंदे को लगता है कि वो बनना चाहिए था, दूसरे को बना दिया गया, तो उन दोनों में आपस में लड़ाई होगी, उत्तराधिकार संघर्ष होगा। तो इन दोनों भाइयों के बीच में पहला जो युद्ध होता है उसका नाम है राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध है? टोंक में एक जगह पड़ती है। राजमहल कहां पड़ता है? तो लिखो राजमहल का युद्ध, बैटल ऑफ राजमहल। ईश्वरी सिंह और किस किस के बीच में होगा? माधो सिंह। अच्छा मुझे बताओ, इस युद्ध में भाग लेने के लिए आए थे मराठे। कौन आए थे? मराठे। बताओ मराठे किसकी तरफ से आए? किसकी तरफ से? क्यों? कि सवाई जयसिंह और मराठों की आपस में बनती? मराठों का ऐसा कुछ ही नहीं था। मराठों का एक ही काम था, अपना सपना, जो पैसे देगा उसकी तरफ से लड़ ले। तो मराठे दोनों तरफ से थे, थोड़े बहुत ईश्वरी सिंह की तरफ से, पर ज्यादातर जो मराठे थे वो किसकी तरफ से थे? माधो सिंह। तो इधर लिख लो मराठे। कि बाकी मराठों का कोई दीन धर्म नहीं था, लुटेरे थे, जो पैसे देता उसकी तरफ से लड़ लिया करते मराठास। तो अब ईश्वरी सिंह से की तरफ से तो कौन है? भरतपुर से सूरजमल। माधो सिंह की तरफ से मेवाड़ से जगत सिंह सेकंड, बूंदी से उमेद सिंह, कोटा से, और पैसे लेके बताओ किसको जीता है? माधो सिंह ज्यादा है उसकी तरफ से। लिखो ईश्वरी सिंह जीत गया। क्या करे, वो जीता था। तो वो जीता तो उसने इस जीत की याद में एक पिलर बनवाया था। यहाँ पे पिलर को बोलते हैं लाट। पिलर क्या बोलते हैं? ईश्वरी सिंह ने लाट बनाई, इसलिए नाम क्या हो गया उसका? ईसर लाट। क्या नाम हो गया? ईसर लाट। या इसी का एक नाम और है, सरगासुली। क्या नाम था? तो इस जीत की याद में क्या बनाएगी? ईसर लाट या सरगा। ये कभी चौड़ा रास्ता की तरफ जाना, या जयपुर में अपने बाकायदा ईसर लाट बनी हुई है। तो कौन सी युद्ध में जीत की याद में बनाएगी? राजमहल। किसने बनवाई? किसको हराने के बाद? ईश्वरी सिंह ने बनाई। ईश्वरी को अपने ईश्वरी बोलते हैं, ईश्वर पूरा बोलते नहीं। लाट का मतलब पिलर, ईश्वर ने पिलर बनाया, इसलिए नाम क्या गया? ईश्वर लाट। लिखो। पर माधो सिंह हारने के बाद भी शांत नहीं बैठा, उसने वैसा बदला लेंगे। तो अगले साल वापस आया वो युद्ध लड़ने के लिए। ये अपने जयपुर के पास ही जगह पड़ती है बगरू। कौन सी जगह? लिखो बगरू का युद्ध। बगरू जयपुर में है। इस बार किसको जीता है बताओ? तुम कहोगे उसको जिता देंगे। माधो सिंह। एक उसको जिता देना। लिखो माधो सिंह जीत गया। माधो सिंह वन दिस बैटल। इस बार भी ईश्वरी सिंह जीत जाता। तो इस बार जो तू जिस सेनापति का नाम ले रहा वो सेनापति मरा गया था तुम्हारा। ईश्वरी सिंह का एक सेनापति था, उसका नाम था हरगोविंद नाटाणी। क्या नाम था? राजमहल वाला युद्ध जीते। राजमहल का युद्ध जीतने के बाद में ईसर लाट या सरगासुली बनाएगी। कुछ लोग तो कहते हैं ईसर लाट इसलिए बनाई गई कि भाई युद्ध जीत गए थे, जीत के आदमी पिलर बनाते थे, विजय स्तंभ बनाया था, वैसे वैसे विजय स्तंभ है एक प्रकार का। कई लोग कहते हैं कि इसके ठीक सामने उस सेनापति का घर था, और सेनापति की जो बेटी थी वो ईश्वरी सिंह की गर्लफ्रेंड थी। तो ईश्वरी सिंह इस चक्कर में यहाँ पे लाट बना गया कि यहाँ पे बैठ के सामने वाली खिड़की में टाइप का फील लिया करता था। तो हरगोविंद नाटानी बड़ा नाराज था। तो जब बगरू वाला युद्ध होना था उससे पहले जब राजमहल जीत गए, तो राजा ने अपने सेनापति को बुला, कहा भाई युद्ध वापस होगा, क्या तैयारी है? उसने कहा सर चिंता मत करो, जयपुर की सेना मेरी जेब में, पक्का हारेगा, पक्का, चिंता ही मत करो। थोड़े दिनों बाद उसने कहा वो सुने मराठे आ रहे हैं, माधो सिंह आ रहा है, उमेद सिंह आ रहा है, माधो सिंह उनके साथ में आ रहा है, क्या तैयारी? आ रहेगा सर सेना अपनी जेब। अरे वो जयपुर में इंटर कर गए राज्य में, क्या आ रहेगा सर सेना जेब में? अरे वो बगरू पहुंच गए एकदम सीमा पे। बगरू तो ये रहा एकदम पहला टोल है बगरू अपना। बगरू पहुंच गए, क्या तैयारी है? उसने कहा जेब फट गई। तो फिर वो सेना लेके पहुंचा नहीं ढंग पे। ईश्वरी सिंह गया तो ईश्वरी सिंह हार गया उसके अंदर। हार गया तो हारने के बाद में संधि होती है, टेबल टॉक हुई, आमने सामने बैठे। तो ईश्वरी सिंह को कहा कि भाई राज्य का अधिकार किसका है? माधो सिंह का। तो इस पे कब्जा किया बैठा है।
तो उसने ईश्वरी सिंह ने कहा पूरा तो नहीं दूंगा पर मैं 5 परगने दे दूंगा। कितने परगने? ये टोडा, मालपुरा, फागी, ये वाला इलाका है पूरा, ये बाद में इस माधो सिंह को 5 परगने दिए गए। कितने परगने दिए गए? देखो अब बचे मराठे, मराठों का रुपये। तो ईश्वरी सिंह ने कहा मैं किस बात के दूं, तुम माधो सिंह की तरफ से लड़े थे, वो तो लो उससे। कहा वो तो ले लिया हमने, पर लड़े तेरे चक्कर में थे। तू लड़ाई नहीं करता तो हमें इतनी दूर लड़ने के लिए आना नहीं पड़ता, हमें हर जाना दे। क्या दे? युद्ध हर जाना समझते हो? कंपनसेशन दे हमें, है ना? तो लिखो मराठा में क्या दिया गया। अब ईश्वरी सिंह ने कहा, उन्होंने खूब कोई 20-1 लाख रुपए मांगे युद्ध हर जाना, तो उसने कहा इतने है ही नहीं मेरे पास रुपए। तो मराठा ने कहा देख हम इतने बुरे भी नहीं है, तू एक बार डाउन पेमेंट जमा करवा दे फिर किस्तों में दे दे। तो ईश्वरी सिंह ने कहा ठीक है, तो उसने एक बार 48 में कुछ रुपए दे दिए। 49 में मराठे वापस आए कि रुपए ला, उसने किस्त दे दी। 50 में मराठे वापस आए, रुपए ला, तो उसने कहा इस बार अकाल पड़ा हुआ है, खजाने में रुपए नहीं है, प्लीज थोड़े दिन रुक जाओ, बाद में ले जाना। मराठों ने कहा हम यहीं बैठे हैं, या तो रुपए दे वरना हम जयपुर को लूटेंगे। और ईश्वरी सिंह को लगा कि अरे यार, कोई समय था जब मेरे पिताजी मराठों को मालवा में भी हरा रहे थे, कोई समय था जब मेरे पिताजी मराठों को जयपुर में घुसने नहीं दे। तो और पिताजी छोड़िए, मैंने खुद राजमहल के जो मैंने मराठों को भगा भगा के मारा है, एक बगरू क्या हारे, ये मुझे धमकियां दे रहे हैं कि हम क्या कर देंगे, जयपुर लूट लेंगे। और उस बंदे को लगा कि अब ये दुनिया, ये महफिल, सुसाइड कर लेता है। तो मराठों ने युद्ध हर जाने के लिए परेशान किया, तो ईश्वरी सिंह ने क्या कर ली, लिख लो। अब अगला लिखो, माधो सिंह। वैसे ना माधो सिंह सीधा आदमी था, और माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह को पहले भी कहा था कि देखो भैया, देबारी समझौते का हिसाब किताब तो यह है कि पूरा का पूरा आमिर मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि देबारी समझौते में लिखा हुआ है चंद्र कंवर का बेटा ही क्या बनेगा, आमिर का राजा। पर कोई बात नहीं, पिताजी तेरे को राजा बना के चले गए, अपने काम करते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं, आधा जयपुर ईश्वरी सिंह और आधा जयपुर माधो सिंह। मैं आधे में राजी हो जाऊंगा। माधो मांगे आधो, माधो मांगे, पर ईश्वर देवना पाव। पाव समझते हो? आधे का भी आधा होता है, सो क्या बोलते हैं, पाव। माधो मांगे आधो, ईश्वर देवना, ईश्वर पाव भी देना चाहता। ईश्वर की मर्जी चले तो पूरे पर दाव, यदि ईश्वर की मर्जी चले तो पूरा दबाना चाहता था। मादा तो आधे में राजी था, लेकिन ईश्वर पाव दे के भी राजी। अब माधो सिंह, अब ईश्वरी सिंह के हाथ से पूरा ही निकल गया, मर गया। वो मर गया तो अब राजा कौन बन गया, माधो सिंह। माधो सिंह जैसे राजा बना, मराठे बैठे थे, मराठों का रुपये मैं किस बात की दूं, तुम मेरी तरफ से 2 युद्ध लड़े थे, राजमहल और बगरू, दे दिए, हिसाब किताब क्लियर है। नहीं नहीं, जो हम ईश्वरी सिंह में मांगते थे वो दे, तो ले लो ईश्वरी सिंह से, मर गया ऊपर जाके ले आओ। मराठों का चौप, जो जयपुर की सीट पर बैठेगा हम उससे रुपए मांगते हैं, हम जयपुर के राजा से रुपए मांगते हैं। ईश्वरी सिंह बैठा था तो हम किस में मांग रहे थे, ईश्वरी सिंह। अब ईश्वरी सिंह की जगह माधो सिंह बैठ गया तो रुपए किस में मांगते हैं, माधो सिंह, रुपए चुका। अब माधो सिंह फंस गया, उसको लगा मरा दिया यार। तो माधो सिंह और माधो सिंह की मम्मी का नाम क्या था, चंद्र कंवर। दोनों माँ बेटे ने बैठ के प्लानिंग की। चंद्र कंवर ने जो मराठों का सेनापति था उसको बुलाया, और उसको बुला के कहा कि तू मेरे धर्म का भाई है। उसने कहा इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है, 100 रुपए कम कर दे, बाकी रुपए चाहिए मेरे। चंद्र कंवर ने कहा अरे मैं बड़ी बहन हूं, 100 रुपए तो एक्स्ट्रा ले जाना। पर एक्चुअली दिक्कत ये है कि देख, हम नए नए राजा बने, अकाल पड़ा हुआ है, खजाना खाली है, हमें पता भी नहीं रुपए कहाँ है कहाँ नहीं है, थोड़ा टाइम दे, हमें थोड़ा टैक्स वैक्स लेने दे, हम रुपए दे देंगे तेरे। तो मराठों ने कहा ठीक है, तो तुम पक्का रुपए दे दोगे बाद में? हाँ, थोड़े दिन में हम खुद ही समाचार भेज देंगे, तब तुम रुपए लेने के लिए आ जाना। मराठे यहाँ से लूटपाट करने के लिए चले गए पंजाब। कहां चले गए, पंजाब। 6-7 महीने बाद माधो सिंह ने मराठों को मैसेज किया कि मामा जी, अब मामा जी बन गए ना वो, मैं पार्टी कर रहा हूँ, भंडारा है मेरे यहाँ पर, रास्ते लग की पार्टी है, तो रास्ते लग की पार्टी में भी आ जाओ, और आप वो युद्ध हर जाना भी ले जाना, और प्लीज पूरे परिवार को साथ लेना, मामी जी को और बच्चों को उनको भी साथ में लेकर। मराठों ने कहा हम यहाँ पंजाब घूम रहे हैं, लूटपाट करते हैं, यहाँ कहाँ तेरी मामी जी ने, हमारे साथ तो कुछ फौजी हैं, तो एक काम करो फौजियों को लेके सबको आ जाओ। अरे हमारे पास 4-1 हजार की फौज है, कि जितने हैं सबको सबके लेके आ जाओ। अरे इतने लोगों का खाना पीना के, भतीजे को कम समझाएगा, भाणजे को कम समझाएगा, आपका भाणजा सब देख लेगा, आप तो आ जाओ। तो भाई मराठे यहाँ पे युद्ध हर जाना लेने के लिए आए। दिल्ली वाले गेट से मराठों को घुसाया उस आदमी, उधर वाले गेट से। इधर वाले गेट पहले बंद किए उसने, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, चांदपोल, ये बंद किए। दिल्ली वाले गेट से मराठों को घुसाया, फिर दिल्ली वाला गेट बंद किया। जयपुर के एक एक बंदे को पहली रात बुला के हथियार दिए गए थे, और कहा गया था एक भी मराठा जिंदा नहीं जाना चाहिए। भाई साहब, 4,000 मराठों को जयपुर वालों ने कूट कूट के मार दिया था।
11 मराठों ने जैसे तैसे करके दीवार कूद के भागने का प्रयास किया था। जयपुर वाले टांग पकड़ के खींच के लाए और कंडे जा रहे हो तो किसी राजा ने जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया था, नरसंहार करवाया। वो राजा कौन था? देखो स्टार लगा के। मराठों का बदला लेंगे यार, अपने आदमियों को यूं जयपुर के अंदर घुसा कर मारा उसने। पर भाई साहब कई साल तक तो मराठों की हिम्मत ही नहीं हुई उस डाकी से बदला लेने की। थोड़े साल बाद मराठे बदला लेने के लिए आए। अपने टोंक में एक जगह पड़ती है काकोड़, कौन सी है? लिखो काकोड़ का युद्ध, बैटल ऑफ काकोड़। किस किस के बीच में काकोड़ का युद्ध बताओ देखिए। कब हुआ काकोड़ का युद्ध? 1768 में ना, टोंक में जगह पड़ती है, माधो सिंह और मराठों के बीच में। मराठे तैयारी करके आएंगे, इस बार हराएंगे अपने माधो सिंह को। और भाई साहब शुरुआत की लड़ाई में माधो सिंह भारी पड़ता दिखा। भारी पड़ता दिखा तो मराठों को डर लगा कि यदि हार गए, इसने पकड़ लिए तो। अच्छा, बीच में मराठों ने चप्पलें वापस ली थी अपने। देखो ऐसे अपना जिला पड़ता है 12, 12 में एक जगह पड़ती है बटवाड़ा। कौन सी जगह? लिखो बटवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ बटवाड़ा। कहां पड़ता है बटवाड़ा? 12। 12 तो जिला बाद में, अब राजस्थान बनने के बाद बना। पहले तो रियासत कोटा थी यहाँ पे। कौन सी रियासत लगती? तो कोटा वालों के साथ इसकी एक लड़ाई हुई थी, बटवाड़ा में युद्ध हुआ था। उस समय जो कोटा का राजा था उसका नाम था शत्रुसाल। बीच में ना एक राजस्थान गवर्नमेंट एक रूल लेके आई थी, अपने नगर पालिकाओं में लागू किया था, राइट टू रिकॉल, है ना, वापस बुलाने का अधिकार। पॉलिटी शुरू होगी क्या? सुन ही लिया होगा आपने नाम। तो 12 में मांगरोल जगह, एक मांगरोल, वहां की नगर पालिका में ये लागू किया था कि वहां के जो चेयरमैन सर थे उनके खिलाफ राइट टू रिकॉल का प्रयोग हुआ और कहा गया कि चेयरमैन को हटाया जाए। हालांकि वो हटे नहीं थे, जब वापस वोटिंग हुई तो वापस जीत गए थे उसके अंदर वो। तो मेरे एक दोस्त है, वो बताते हैं कि दिल्ली में कोई सर किसी कोचिंग में पढ़ा रहे होंगे, तो करंट के टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि राइट टू रिकॉल के बारे में बताता हूं। तो लिखवाया, फिर कहा कि पता है राजस्थान के जो लोग कितने जागरूक हैं। बच्चों यूपी बिहार के रहते हैं सारे के सारे दिल्ली में पढ़ने वाले। तो उन्होंने कहा हाँ सर बताइए कैसे। कहा अभी 12 जिलों में वहां पे राइट टू रिकॉल लागू हुआ है। और सबने लिखा कि राजस्थान के 12 जिलों में राइट टू रिकॉल हुआ है। उनमें एक कोई अपने राजस्थान वाला ही बैठा होगा। क्लास में खत्म होने के बाद उसने कहा सर साइड में आओ थोड़े, जिले 12 नहीं है, नाम 12 है। फिर अगले दिन सर क्लास में आए, अब राजस्थान वाले पता नहीं कैसे कैसे नाम रख लेते हैं, वो 12 है नहीं, उसको 12 कीजिए। आपने ध्यान रखना भाई, 12 नाम है जिले का अपने। तो बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1761। किस किस के बीच में हुआ? कुछ यूं कि दिल्ली का मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला हट गया तो उसकी जगह राजा बनता है मोहम्मद अहमद शाह। कौन बनता है? अहमद शाह जब राजा बना तब अपने भरतपुर में इधर राजा साहब बन गए थे सूरजमल। अहमद शाह और सूरजमल के बीच में आपस में बनती नहीं थी। अहमद शाह की माधो सिंह की ठीक बनती थी। तो अहमद शाह ने माधो सिंह को कहा कि यार भरतपुर वालों से मेरी नहीं बनती, तू हमारे बीच समझौता करवा दे। और जयपुर वाले ये समझौते पंचायती कर ही रहे थे सारी की सारी। माधो सिंह सूरजमल जी का और अहमद शाह के बीच में क्या करवा देता है? समझौता। तो अहमद शाह बड़ा राजी होता है और अहमद शाह राजी होकर कहता है कि जा, मेरी तरफ से तुझे रणथंभोर का किला। कौन सा किला? रणथंभोर। मेरी तरफ से तेरे को रणथंभोर का किला दिया जाता है। माधो सिंह आया और माधो सिंह ने आगे कौन से किले पे कब्जा कर लिया? रणथंभोर। हकीकत यह थी कि रणथंभोर का किला अहमद शाह का था ही नहीं। रणथंभोर का किला था शत्रुसाल का। किसका था? मुगल बादशाहों के ढलते हुए दिन थे, उनके पास खुद की जमीन ही नहीं थी। रणथंभोर किला उनके पास कहां होता? पर अहमद शाह को लगा कुछ ना कुछ तो दूं, तो उसने कह दिया क्या देता हूं मैं तेरे को? अब जब माधो सिंह ने रणथंभोर पे कब्जा किया तो शत्रुसाल ने पूछा कि भाई साहब किधर, ये किला मेरा है। माधो सिंह ने कहा नहीं, मेरे को तो किसने दिया है? अहमद शाह। फिर रणथंभोर किले को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। तो बंटवाड़ा युद्ध का कारण कौन सा किला है? लिख लो, कारण रणथंभोर किला, रणथंभोर फोर्ट। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सत्य किसके पक्ष में? शत्रुसाल, क्योंकि किला भी किसका था? शत्रुसाल। तो इस युद्ध में किसकी जीत हुई? शत्रुसाल। कारण हो गया, नीचे अलग से लिखो, इस युद्ध में शत्रुसाल की जीत हुई। अपने को लगता है कि यार वह बंदा माधो सिंह जिसने अपने भाई को हरा के राजगद्दी प्राप्त की, वह बंदा जो मराठों को भगा भगा के मारता है, हराता है उनको, वो किससे हार गया? कोटा वालों से हार गया, शत्रुसाल से हार गया। लेकिन बाद में जब हम इस युद्ध को ढंग से पढ़ते हैं तो इसमें कोटा के सेनापति का नाम देखते हैं, और कोटा के सेनापति का नाम था जालिम सिंह। क्या नाम था?
और अब जालिम सिंह होगा फिर तो हारेंगे। तो इसमें कोटा का सेनापति कौन था? जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? लिख लो, इसका नाम लिखो, इस बंदे का नाम आगे खूब आएगा आपने, तो यहीं से याद करना है। कोटा का सेनापति लिख लो, कमांडर ऑफ कोटा जालिम सिंह झाला। बंदे का नाम जालिम नहीं है, बंदा भी पूरा क्या था? जालिम। अपने राजस्थान वाले जोरदार थे, नाम रख देते जालिम। बंदा किसी से जाके मिले कि नाम क्या भाई साहब? जालिम, शैतान, है ना, गांव में नाम रखते शैतान सिंह, जालिम सिंह, दुर्जन सिंह। फिर फिल्मों में अमरीश पुरी ने रखने शुरू किए नाम, है ना। अमरीश पुरी गुंडा होता, उसके नाम ऐसे होते थे बाद। क्या नाम बताओ देखे? कोटा का सेनापति कौन था? है ना, आगे हम पढ़ेंगे जालिम सिंह झाला को, बार बार आगे पढ़ेंगे तब याद आएगा कौन से युद्ध में सेनापति था। बटवाड़ा किसका सेनापति था? कोटा। कोटा का राजा कौन है? शत्रुस। ये तीन तो आपके बातें हैं माधो सिंह के बारे में पॉलिटिकल, कि उसने मराठों का कत्लेआम करवाया, काकोड़ के युद्ध में मराठों को हराया, लेकिन बटवाड़ा के युद्ध में कोटा वालों से हार गया। अब उसकी सांस्कृतिक बातें लिख लेते हैं, लिख लो, सांस्कृतिक उपलब्धियां। गांधी जी बड़े पैसे वाले परिवार में थे। गांधी जी के पिताजी राजकोट रियासत के दीवान थे। क्या थे? या पोरबंदर, पोरबंदर जहां उनका जन्म हुआ था वहां के क्या थे? दीवान। दीवान का मतलब उस टाइम का वित्त मंत्री। अब साहब पैसे वाले परिवार के हैं तो पढ़ने के लिए लंदन गए। पढ़ने के लिए कहां गए? कहां गए? उस टाइम, आज के 150 साल पहले पढ़ने के लिए कहां गए? आप 150 साल बाद में जयपुर आए हो, हैं? उसमें भी आपके घर वाले दिन में 3 बार फोन करते हैं, 10,000 रुपए भेजते हैं महीने के। तुम बर्बाद मत कर देना इनको, पढ़ाई करना। आपको क्या पापा, लंदन तो आपने भेजा नहीं। अब भाई लंदन से पढ़ के वापस आ गए कानून की पढ़ाई। आने के बाद कानून की पढ़ाई की तो वकील बनो। तो गांधी जी कोर्ट में गए वकील बनने के लिए, पर भाई साहब वकालत चली नहीं। गांधी जी की आवाज महिलाओं जैसी थी, इसलिए जज साहब हंसने लगे। जज साहब ने कहा, अरे ये इसके मूछे हैं, बोलता लुगाइयों की तरह, कहां से लाए रे? कुल मिला के गांधी जी के ज्यादा मुकदमे चले। जिन जिन लोगों ने आगे एडवांस जमा कराया तो उन्होंने वापस ले लिया। तू फांसी लगवाएगा यार, तू हमें वापस दे दे। फिर गांधी जी ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, प्राइमरी स्कूल। और स्कूल के अंदर जो बच्चे थे उन्होंने जाके प्रिंसिपल सर को शिकायत लगाई, इससे अच्छा तो मैडम ही लगा दो। बोलते वैसे ही हैं, देखते हैं तब सर दिखते हैं, इससे ज्यादा मैम ही ठीक रहे। इसलिए हम इनसे पढ़ेंगे। विवेकानंद जी और गांधी जी दोनों को बच्चों का रिजेक्ट किया हुआ है। विवेकानंद जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की स्कूल में पढ़ाते थे। हम पढ़ते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर 35 स्कूलों से जुड़े हुए थे। विवेकानंद जी एक में टीचर थे, बच्चों का अच्छा नहीं पढ़ाते। इसका मतलब है बंदा किसी एक फील्ड में रिजेक्ट हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी फील्ड में रिजेक्ट हो गया। बड़े बड़े लोग देख लो, मैंने बताया था बंकिम चंद्र चटर्जी ग्रेस से पास हुए, बताया था। इसलिए हमेशा मनुष्य अनंत संभावनाएं लिए हुए बैठा है। आपको खुद को ही नहीं पता आप में कितनी संभावनाएं, किस फील्ड की संभावनाएं। कभी फूटेगा ज्वालामुखी आपके अंदर का, किस फील्ड में क्या कांड कर जाओगे आपको खुद को भी पता। तो गांधी जी, अब यहाँ गांधी जी ने फिर एक दुकान खोली, फैक्ट्री लगाई। वो फैक्ट्री भी ढंग से काम की नहीं। तो गांधी जी कुल मिला के घर पे एकदम यूं लोनली लोनली फील कर रहे हैं। तो गांधी जी के परिवार के एक दोस्त थे, उनका नाम था अब्दुल्ला भाई। क्या नाम था? अब्दुल्ला भाई अफ्रीका में जाके बिजनेस करने लगे। पर अब्दुल्ला भाई का अफ्रीका में अपने भाइयों के साथ में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया। भाइयों भाइयों को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सामान्य बात है, महाभारत काल से चल रहा है भाई साहब। अभी भी गांव में अपना चाचा जी के साथ चल रहा है, कौरवों का पांडवों के साथ चल रहा था। गांव में तो कहते ही है कि भाइयों भाइयों के बीच में लड़ाई नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो भाई साहब महाभारत से चल रही होती है। तो अब्दुल्ला भाई का परिवार रहता अफ्रीका, वहां पे उनके बीच प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट हो गया। तो अफ्रीका के कोर्ट में मामला गया। अफ्रीका कोर्ट में मामला गया तो हाँ भाई दिखाओ तुम्हारे कागज। तो कागज दिखाए, कागज गुजराती में। कागज सारे किसमें? गुजराती के अंदर कागज। गुजराती अफ्रीका में किसी को पढ़नी नहीं है। इसलिए अब ऐसे आदमी की आवश्यकता थी जिसको गुजराती भी आए, इंग्लिश भी आए। क्योंकि जज को किसमें समझाना पड़ेगा? इंग्लिश। पढ़ना किसमें? गुजराती। समझाना किसमें? इसलिए अब्दुल्ला भाई इंडिया आए कि कोई ऐसा आदमी लेके जाएं जिसको गुजराती भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो और लॉ भी आते हो। भाई जज के सामने तो लॉ भी आना चाहिए। गांधी तीनों में फिक्स बैठ रहे थे। बापू गुज्जू भाई है, गुजराती आती है, लंदन पढ़ के आए तो इंग्लिश आती है, कानून की पढ़ाई करके आए तो लॉ आती है। तो अब्दुल्ला भाई का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी कहां चले गए? साउथ अफ्रीका। अब गांधी जी वहां पता था, गांधी जी को पता था कि यदि मामला जज के सामने गया तो जज हंसने लग जाएगा। अपने वाली आवाज जिंदाबाद है। और गांधी जी, गुज्जू भाई तेज आदमी थे, एकदम गुजराती आदमी थे। गांधी जी ने अब्दुल्ला भाई के परिवार को बाहर ही समझौता करवा दिया, अदालत से बाहर ही।
क्यों लड़ते हो भाई? भाई जमीन के लिए लड़ते हो, बैठो मैं बताता हूँ, इतनी जमीन तुम्हारी, इतनी जमीन तुम्हारी, इतनी जमीन, ये फैक्ट्री तुम्हारी, ये फैक्ट्री तुम्हारी। कुल मिला के अब्दुल्ला भाई का केस बाहर ही क्या करवा दिया गया, पर इससे गांधी जी बड़े फेमस हुए। और वहां जो इंडियंस रहते थे ना भाई, अफ्रीका में ज्यादातर इंडियंस गरीब लोग गए थे, बाहर कमाने के लिए गए थे, तो उस समय गरीब लोगों को अंग्रेज ले लेके जाते थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनके कोई छोटे मोटे केस हो जाते तो उनके लड़ने वाला आदमी नहीं था। સાહેબ સાહેબ પેલી શર્મિલીનું બચ્ચું ખોઈ ગયું. આટલું મોટું જંગલ છે, શોધીશું કેમ ના? इरादो शोधवानो છે. भी नहीं था भाई। होता क्या है, गरीब आदमी को दोनों चीज चाहिए, एक तो उसका केस लड़ने वाला बंदा हो जो ढंग से जज के सामने बोल सके, दूसरा वो उसको समझा तो सके वकील को। अभी तक अपने साथ दिक्कत है कि भाई अपने को जाके वकील करना है, अपने जाके वकील करना है, तो वकील को अपनी भाषा में अपने समझा ही नहीं सकते।